नमस्कार। आज मेरी चर्चा का विषय है नाटक की व्युत्पत्ति और उसकी परिभाषा। काव्येषु नाटकम रम्यम नाटकांत कवित्वम। संस्कृत के उक्त वाक्य के अनुसार नाटक को काव्य कला में सर्वश्रेष्ठ अंग के रूप में महत्ता प्राप्त है। आचार्य भरत मुनि के अनुसार स्वयं ब्रह्मा ने इसकी रचना कर इसे पंचम वेद माना था। काव्य के प्रमुखतः दो भेद होते हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य में आँखों से देखे जाने वाले को यथा नाटक, एकांकी आदि को रखा जा सकता है। वहीं श्रव्य काव्य के अंतर्गत सुनने सुनाने योग्य काव्य को जैसे कहानी, कविता आदि को लिया जा सकता है। श्रव्य काव्य में अमूर्त का विधान होता है और दृश्य काव्य में मूर्त का। जन साधारण के लिए मूर्त और प्रत्यक्ष जितना बोधगम्य होता है उतना अमूर्त नहीं। इस कारण नाटक की प्रभावी शक्ति साहित्य की अन्य विधाओं की अपेक्षा अधिक गहरी और व्यापक होती है। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसका प्रदर्शन नाटक में ना हो सके। लोकहित और लोक रंजन के उद्देश्य को अपने भीतर समाहित किए हुए नाटक साहित्य का अत्यधिक महत्वपूर्ण अंग है। अंग्रेजी में नाटक का पर्यायवाची ड्रामा शब्द है। अष्टाध्यायी के रचयिता पाणिनि के अनुसार नाट्य शब्द की उत्पत्ति नट धातु से हुई है। रामचंद्र गुणचंद्र ने नाट्य दर्पण में नाट्य की उत्पत्ति नाट धातु से मानी है। वेबर और मोनियर विलियम्स के अनुसार नाट या नट धातु नृत्य धातु का प्राकृत रूप है। कुछ विद्वानों के अनुसार नृत्य और नट दोनों ही ऋग्वेद काल से प्रचलित हैं और दोनों का प्रयोग स्वतंत्र रूप में होता रहा है। पहले नट धातु का अर्थ अभिनय और गात्र विक्षेपण दोनों ही था, पर कालांतर में नृत्य का प्रयोग गात्र विक्षेपण के अर्थ में और नट का अभिनय के अर्थ में होने लगा। दश रूपककार धनंजय ने नृत्य, नृत्य और नाट्य का अंतर स्पष्ट करते हुए लिखा है, नृत्य भावाश्रित होता है, नृत्य ताल लय के आश्रित होता है और नाट्य जिसमें अवस्था की अनुकृति होती है रसाश्रित होता है। नाटक को परिभाषित करते हुए आचार्य धनंजय ने लिखा है, अवस्थानुकृति नाट्यम, अर्थात अवस्थाओं का अनुकरण करना ही नाट्य या नाटक है। इस प्रकार नाटक में अनुकरण की प्रधानता होती है। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने लिखा है, जिसमें स्वभाव से ही लोक का सुख दुख समन्वित होता है तथा अंगों आदि के द्वारा अभिनय किया जाता है, उसी को नाटक कहते हैं। आचार्य अभिनव गुप्त ने भरत मुनि के मत की विस्तृत व्याख्या करते हुए लिखा है, नाटक वह दृश्य काव्य है जो प्रत्यक्ष, कल्पना एवं अध्यवसाय का विषय बन सत्य एवं असत्य से समन्वित विलक्षण रूप धारण करके सर्वसाधारण को आनंद की उपलब्धि प्रदान करता है। संस्कृत साहित्य में नाटक को भी काव्य के अंतर्गत माना गया है। महिम भट्ट ने उक्त दोनों का अंतर बतलाते हुए नाटक को परिभाषित किया है। उनके अनुसार विभाव, अनुभाव आदि के वर्णन से जब रसानुभूति होती है तो उसे काव्य कहते हैं, और जब काव्य को गीत आदि से रंजित एवं अभिनेताओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो वह नाटक का स्वभाव धारण कर लेता है। नाट्य दर्पणकार रामचंद्र गुणचंद्र ने नाटक के लक्षणों पर प्रकाश डालते हुए लिखा है, जो प्रसिद्ध आद्य राजचरित पर आधारित हो, जो धर्म, काम एवं अर्थ का फलदाता हो और जो अंक आय दशा से समन्वित हो, उसे नाटक कहा जाता है। साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ ने नाटक को परिभाषित करते हुए लिखा है, नाटक वह रचना है जिसका वृत्त या कथा प्रसिद्ध हो, जिसमें विलास, समृद्धि आदि गुण तथा अनेक प्रकार के ऐश्वर्यों का वर्णन हो,
जहाँ सुख दुख की उत्पत्ति दिखाई जा सके, जिसमें 5 से 10 तक अंक हों, जिसका नायक पुराण आदि में प्रसिद्ध वंश में उत्पन्न धीरोदात्त, प्रतापी, गुणवान, कोई राजर्षि अथवा दिव्य या दिव्य पुरुष हो, जहाँ श्रृंगार अथवा वीर रस प्रधान हो तथा अन्य रस अंगभूत हो, जिसकी निर्वहन संधि अत्यंत अद्भुत हो, जिसमें 4 या 5 पुरुष प्रधान कार्य के साधन में व्याप्त हों तथा गौ की पूंछ के अग्रभाग के समान जिसकी रचना हो। आधुनिक काल के हिंदी विद्वानों में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाटक के संदर्भ में लिखा है, नाटक शब्द का अर्थ है नट लोगों की क्रिया। उन्होंने नाटक को काव्य का सर्वगुण संयुक्त खेल माना है। बाबू गुलाब राय के अनुसार नाटक में जीवन की अनुकृति को शब्दगत संकेतों में संकुचित करके उसको सजीव पात्रों द्वारा एक चलते फिरते सप्राण रूप में अंकित किया जाता है। नाटक जीवन की सांकेतिक अनुकृति नहीं है, वरन सजीव प्रतिलिपि है। नाटक में फैले हुए जीवन व्यापार को ऐसी व्यवस्था के साथ रखते हैं कि अधिक से अधिक प्रभाव उत्पन्न हो सके। नाटक की व्युत्पत्ति और उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि नाटक साहित्य की वह विधा है जिसकी सफलता का परीक्षण रंगमंच पर अभिनय के बाद ही होता है और रंगमंच युग विशेष की जनरुचि और तत्कालीन आर्थिक व्यवस्था के आधार पर निर्मित होता है। भले ही नाटक का स्वरूप, उसका लक्षण समय के साथ परिवर्तित होता रहे, परंतु अनंत काल तक इस विधा का आकर्षण विद्यमान रहेगा। धन्यवाद।